नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की कक्षाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला परिदर्शन का अध्ययन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जिला परिदर्शन बोलने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जितने भी जिले हैं उनका क्रम से अध्ययन करना या एक एक जिले के हिसाब से उनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखना या उनको याद करना। यदि हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात करें तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले यदि आप एक बार छत्तीसगढ़ के जिला परिदर्शन को पढ़ लेते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान और एकदम सरल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप छत्तीसगढ़ यदि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जिला परिदर्शन अवश्य पढ़ लें। तो चलिए आज हम लोग इसी वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज हम लोग जिस जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं वो वर्तमान में जो बहुत सारे नए जिलों का गठन हुआ है उनमें से एक है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, चाहे प्रशासन के बारे में हो, चाहे भौगोलिक विवरण हो, चाहे ऐतिहासिक विवरण हो, इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य आपको मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्नों का रिपीटेशन तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस ज़िले की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ जितने भी और ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में उनका क्रम से अलग अलग वीडियो में हम लोग उसका जिला परिदर्शन यानी कि पढ़ते चलेंगे एक एक ज़िले के हिसाब से। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि PDF आपको लिंक में मिल जाएगा, यानी कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो, और नहीं जुड़े हैं तो आप जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा, आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका मैं पहले से ही स्लाइड बना चुका हूँ, यानी कि जो प्रमुख बिंदु है उसको हम लोग पहले ही नोट कर चुके हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ और जो एडिशनल चीज़ें होंगी उसको मैं नोट करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जिले का नाम लिखा हुआ है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, साथ में उस जिले का मैप भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस जिले की प्रशासनिक संरचना यानी कि प्रशासनिक विवरण। तो पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है संभाग। बोलने का तात्पर्य है कि ये जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। संभाग से संबंधित एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, यदि उसको आप देखे होंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखें तो देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक, तो मैं बता रहा था कि ये जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है और सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही कुल मिला के 6 जिले सम्मिलित किए गए हैं। यदि उनका नाम हम देखना चाहें तो सबसे पहले जिस जिले के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज उनमें से एक जिला है MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरे जिले के रूप में हम देखें तो दूसरा जिला है उसके जस्ट बाजू में कोरिया। यदि तीसरे जिले की बात करें तो तीसरे जिले के रूप में हम लोग देख सकते हैं सूरजपुर। चौथे जिले की यदि हम बात करें तो बलरामपुर या बलरामपुर रामानुजगंज जिसको बोला जाता है। पांचवें जिले की यदि हम बात करें तो पांचवा जिला है सरगुजा और यदि छठवें जिले की हम बात करें तो जसपुर। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा और जसपुर है। यदि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जिला गठन के बारे में देखें तो इस जिले का जो गठन हुआ था या इस जिले के गठन की जो घोषणा हुई थी आप देख पा रहे होंगे 15 अगस्त सन 2021 को की गई थी घोषणा। अधिसूचना जारी किया गया था 11 नवंबर सन 2021 को और इसका लोकार्पण हुआ है 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, हालांकि स्पष्ट रूप से अस्तित्व में 8 सितंबर को ही आ गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया था। इस जिले के बारे में 2 बार अधिसूचना जारी हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसके नक्शे को लेकर के डिस्प्यूट था बीच में कि इसके बाद जो कोरिया ज़िला है वो कोरबा ज़िला को स्पर्श करता है कि नहीं करता है। मैक्सिमम पब्लिकेशन में आप लोगों को देखे होंगे जो मैप बना हुआ है उसमें कि जो कोरिया ज़िला है वो कोरबा ज़िला को स्पर्श नहीं करता। लेकिन वर्तमान में एक नया तहसील बनाया गया खड़गवां और उसको मिला करके बैकुंठपुर को पोड़ी बचरा करके और उस नए तहसील को शामिल किया गया कोरिया ज़िले में, जिससे कि अब कोरिया ज़िला कोरबा ज़िला को स्पर्श करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए हम ये याद रखेंगे कि इसकी घोषणा 15 अगस्त सन 2021 को की गई थी। 11 नवंबर सन 2021 को इसके लिए अधिसूचना जारी किया गया था और 9 सितंबर 2022 को लोकार्पण किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि वर्तमान में ही ज़िले का गठन हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जिला मुख्यालय। तो प्रत्येक जिले का एक जिला मुख्यालय होता है
उसी प्रकार से इस ज़िले का भी जिला मुख्यालय है और वो जिला मुख्यालय है मनेंद्रगढ़। ठीक है, यहाँ लोकेशन में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मैप में, मनेंद्रगढ़ यहाँ स्थित है। मातृ जिला की यदि बात करें, मातृ जिला बोलने का मतलब है कि किस ज़िले से इस ज़िले का निर्माण हुआ है, तो आप सबको पता है कि कोरिया ज़िले से काट कर इस ज़िले का निर्माण किया गया है। जस्ट बाजू में राइट हैंड साइड में कोरिया ज़िला है, तो कोरिया ज़िला इसकी मातृ जिला है, यानी कि कोरिया ज़िले से इसका निर्माण हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि तहसीलों की बात करें तो इसमें वर्तमान में जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत कुल 6 तहसील हैं। ठीक है, यदि वर्तमान में तहसीलों की कुल संख्या देखें छत्तीसगढ़ में, तो कुल तहसीलों की संख्या 227 है, 227 है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक की स्थिति है ये। ठीक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे नए तहसीलों का वर्तमान में गठन किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या बढ़कर अब कुल 227 हो गई है। और इस 227 तहसीलों में से 6 तहसील जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आता है। और वो कौन कौन से तहसील हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, नाम में ही 3 तहसील है। एक तो मनेंद्रगढ़, दूसरा चिरमिरी और तीसरा भरतपुर, ये तीनों तहसील हैं। उसके बाद है केल्हारी, खड़गवां और कोटाडोल, जिनका लोकेशन आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये कोटाडोल है, ये भरतपुर है। ठीक है, उसके बाद केल्हारी देख पा रहे होंगे, चिरमिरी जस्ट नीचे में है मनेंद्रगढ़ के थोड़े से राइट हैंड साइड में, और उसके बाद खड़गवां। तो ये 6 तहसील हैं जिनको आपको याद रखना है, सभी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद यदि विकास खंड की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 146 विकास खंड हैं, जिनमें से 3 विकास खंड जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आते हैं। एक है मनेंद्रगढ़, दूसरा खड़गवां, तीसरा भरतपुर, जनकपुर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे यदि विधानसभा सीट के बारे में हम लोग देखें तो विधानसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं? कुल 90 विधानसभा सीट हैं। एक एंग्लो इंडियन का चाहें तो राज्यपाल महोदय, ठीक है, मनोनीत कर सकते हैं, जिससे 91 मैक्सिमम हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुल 90 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आते हैं। और उनमें से जो 2 विधानसभा सीट हैं वो कौन कौन से हैं? एक मनेंद्रगढ़ है और दूसरा भरतपुर है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आपको याद रखना है नगर निगम। आप सभी को ये भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 14 नगर निगम हैं, और उन 14 नगर निगमों में से एक नगर निगम है चिरमिरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी कि छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से एक महत्वपूर्ण नगर निगम चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये इतना तो हो गया प्रशासनिक संरचना, यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बारे में। तो इतने आंकड़ों को कम से कम आपको याद रखना है। हालांकि बहुत सारे आंकड़े और भी हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गया, लिंगानुपात हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लेकिन फिलहाल इतने को तो कम से कम आपको याद रखना है। साथ ही एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जितने भी जिले हैं उनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यानी कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला की यदि बात करें तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, हालांकि उसको जब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भौगोलिक विवरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो भौगोलिक विवरण के अंतर्गत हम देखेंगे परिवहन व्यवस्था, यानी कि यहाँ परिवहन के लिए किस तरह की व्यवस्था है। तो इसमें परिवहन के लिए 2 तरह की व्यवस्था है, एक तो सड़क मार्ग भी है और दूसरा रेल मार्ग भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग की यदि हम बात करें तो इस जिले से कहें या सरगुजा संभाग से कहें, एक महत्वपूर्ण सड़क जो कि नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चल के उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यानी कि सरगुजा संभाग से होकर के एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे गुजरती है, और उस नेशनल हाईवे का नाम है NH43, यानी कि नेशनल हाईवे 43। और ये कहाँ से गुजरती है ये भी थोड़ा देख लें। ये जो नेशनल हाईवे है ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से एंटर करती है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में, यहाँ देख पा रहे होंगे आप मैप में। उसके बाद वो कोरिया जिले में प्रवेश करती है, बैकुंठपुर। उसके बाद सूरजपुर जिले में सूरजपुर, सरगुजा जिले में अंबिकापुर, उसके बाद जसपुर जिले के पत्थलगांव, और इसी जसपुर जिले के जसपुर नगर के तरफ जाती है, और उसके बाद वो झारखंड में प्रवेश करती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये नेशनल हाईवे बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलने का मतलब है कि एक मतलब परिवहन का प्रमुख साधन है
सरगुजा संभाग के लिए। तो नेशनल हाईवे 43 का लोकेशन आपको पता चल गया होगा, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रेल परिवहन की तरफ। यदि रेल मार्ग की बात करें तो 2 रेल मार्ग हैं। एक रेल मार्ग है अनूपपुर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और दूसरा है अनूपपुर मनेंद्रगढ़ बैकुंठपुर सूरजपुर से लेकर के अंबिकापुर तक। तो ये जो रेल मार्ग है आप इसमें देख रहे होंगे मैप में कि अनूपपुर से प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ से एक मार्ग जाती है चिरमिरी तक, फिर वापस चिरमिरी से, पहला वाला लिखा हुआ है अनूपपुर से मनेंद्रगढ़ से चिरमिरी, यहाँ देख पा रहे होंगे ये चिरमिरी है। उसके बाद फिर से अनूपपुर से मनेंद्रगढ़, फिर बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर से लेकर के अंबिकापुर, यहाँ तक एक रेलवे लाइन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि रेलवे लाइन है सरगुजा संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो हो गया परिवहन। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे सीमावर्ती जिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमावर्ती जिले बोलने का मतलब है कि जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला है उसके आसपास कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ वो सीमा बनाती है। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे कि कोरिया ज़िला इसके बाजू में है और पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ लिखा हुआ है कोरिया ज़िला, जस्ट बाजू में है। ये जो रेड कलर का लिखा हुआ MCBA मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और जस्ट बाजू में है कोरिया ज़िला जो कि पूर्व दिशा में स्थित है। उसके बाद कोरबा ज़िला है दक्षिण दिशा में, ये कोरबा ज़िला है जस्ट उसके दक्षिण दिशा में। गौरेला पेंड्रा मरवाही है दक्षिण पश्चिम में, इसको दक्षिण पश्चिम कहें या पश्चिम कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो भरतपुर है वो 3 जिलों के साथ सीमा बनाती है। पूर्व दिशा में कोरिया ज़िला, दक्षिण दिशा में कोरबा ज़िला और दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में गौरेला पेंड्रा मरवाही। साथ ही साथ चूंकि ये जो ज़िला है वो सीमावर्ती ज़िला है, भू अवस्थित ज़िला नहीं है, तो सीमावर्ती ज़िला है तो जाहिर सी बात है किसी राज्य के साथ भी सीमा बनाती होगी। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश और उत्तर दिशा में भी मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा बनाती है। यदि इसकी सीमा देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ उत्तर में और यहाँ से पश्चिम में, तो इस दिशा में पश्चिम में और इस दिशा में उत्तर में ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक सीमावर्ती ज़िला है जो 3 जिलों के साथ सीमा बनाती है, साथ ही साथ एक राज्य के साथ भी सीमा बनाती है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना के बारे में हम देख सकते हैं कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि भू के गर्भ में, बोलने का मतलब है कि भूमि के अंदर किस प्रकार के सेल समूह यहाँ वितरित हैं या पाए जाते हैं भूगर्भ में। ठीक है, भूगर्भिक इसलिए बोला जाता है इसको। तो भूगर्भिक संरचना यदि देखें तो यहाँ गोंडवाना क्रम के सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। चूँकि गोंडवाना सेल समूह यहाँ पाया जाता है इसलिए ऑब्वियसली यहाँ कोयला खनिज के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए खनिज के रूप में हमको याद रखना है कि इस क्षेत्र में कोयले की प्रचुर भंडार है। और आपको पता ही होगा कि चिरमिरी के आसपास के क्षेत्र में कोयले के उत्खनन का कार्य किया जाता है। ठीक है, अच्छा ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है, लेकिन नीचे में लिखा है यहाँ धारवाड़ क्रम के सेल समूह का विस्तार नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पर्टिकुलर कथन के रूप में दिया गया था और उसमें लिखा था कि मतलब कोरिया जिले के आसपास धारवाड़ क्रम के सेल समूह का विस्तार है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात नहीं है, तो ये कथन सत्य है। ये एग्जाम में पूछा गया, आप देख पा रहे होंगे। और जहाँ धारवाड़ क्रम के सेल समूह का विस्तार पाया जाता है वहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, आपको ध्यान होगा, आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ गोंडवाना क्रम के सेल समूह का विस्तार है जिसकी वजह से यहाँ खनिज के रूप में कोयला पाया जाता है। और कोयला के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है इसको आपको याद रखना है। यदि MCB जिले की बात करें तो वहाँ जो प्रमुख कोयले के लिए क्षेत्र है वो है एक चिरमिरी, कटकोना, कुरासिया, झगराखंड और सोहागपुर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ से कोयले का उत्खनन किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भौगोलिक विवरण के अंतर्गत अब हम देखेंगे पहाड़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ी से संबंधित कितना प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ एक सबसे जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है वो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। लोकेशन में या मैप में आप देख पा रहे होंगे चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी को। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से संबंधित मतलब जो अलग अलग आंकड़े हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यदि हम देखेंगे तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सबसे पहले इसके अंतर्गत देखेंगे, ये बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ को, समूचे छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। और कौन कौन से प्रदेश हैं यदि उसको हम नोट करना चाहें या देखना चाहें तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार।
पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये एक भौतिक प्रदेश है। दूसरा यदि हम देखें तो पाट प्रदेश। पाट प्रदेश बोलने का मतलब है कि जसपुर का जो पाट प्रदेश है उसके बारे में। तीसरा नंबर यदि हम देखें छत्तीसगढ़ का मैदान, जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथा नंबर भौतिक विभाजन किया गया है इसके अंतर्गत दंडकारण्य प्रदेश। तो इन 4 भौतिक प्रदेशों में से ये जो चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। हालांकि यदि भौतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का हम पढ़ेंगे तब उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा भौतिक प्रदेश किस किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि ये जो चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। यदि इसकी ऊंची चोटी के बारे में हम लोग देखें, ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसकी जो ऊंची चोटी है वो है देवगढ़। इसके ऊंचाई के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि इसकी ऊंचाई के बारे में देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1033 मीटर, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, यानी कि पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत जो चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी आती है इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़ और इसकी जो ऊंचाई है 1033 मीटर है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये देवगढ़ की जो पहाड़ी है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सोन गंगा प्रवाह तंत्र को महानदी प्रवाह तंत्र से अलग करती है। ये सोन गंगा प्रवाह तंत्र को महानदी प्रवाह तंत्र से अलग करती है। कैसे अलग करती है, जब नदी हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये गोपद और रिहंद नदी का जल विभाजक है, यानी कि गोपद नदी और जो मतलब रिहंद नदी है, रिहंद नदी है, उसको सेपरेट करती है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। आपको कम से कम इतने आंकड़े चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में याद रखना ही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यदि आगे देखें तो अगला जो पर्वत है वो है कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है हम लोग जो मतलब ये कहें कि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते होंगे विंध्याचल पर्वत। तो ये जो कैमूर पर्वत है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो विंध्याचल का जो पर्वत है उसका हिस्सा है, ये उसका पार्ट है। और इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में हम देखें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, साथ में सरगुजा, इन जिलों में इसका विस्तार है। और ये चांग भकार देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो कैमूर पर्वत का ही हिस्सा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक आपको याद रखना है हवाई डोंगरी। हवाई डोंगरी भरतपुर तहसील में स्थित है। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, ये भरतपुर तहसील आप देख पा रहे होंगे मैप में, इसी के आसपास हवाई डोंगरी स्थित है। तो ये तो हो गया कुल कितने पहाड़ी हैं इनके बारे में। अब इसको आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनको पूछा जा रहा है, खास करके चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से बहने वाली जो नदियाँ हैं, कुछ का उद्गम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ही होता है, कुछ का उद्गम यहाँ नहीं होता। और यहाँ जो नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ हैं जो सोन गंगा प्रवाह तंत्र के हिस्से हैं और कुछ नदियाँ हैं जो महानदी में जाके मिल जाती हैं। यानी कि यहाँ की जो प्रवाह तंत्र है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो न केवल सोन गंगा प्रवाह तंत्र का हिस्सा हैं बल्कि महानदी प्रवाह प्रणाली के भी हिस्से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महानदी प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नदी आती है। तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हसदेव नदी। यदि हसदेव नदी की बात करें, देख रहे हैं कि कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, मैप में भी देख पा रहे होंगे हसदेव नदी, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये हसदेव नदी है, ठीक। तो हसदेव नदी का सबसे पहले देखेंगे उद्गम। हसदेव नदी का जो उद्गम है वो एक्चुअल में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से नहीं हुआ है, इसका उद्गम हुआ है कोरिया जिले से। लेकिन चूंकि कोरिया जिले से उद्गम होने के बाद ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण जलप्रपात भी हैं जिसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका उद्गम हुआ है देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहट तहसील, जिला कोरिया। यानी कि कोरिया जिले के जो सोनहट तहसील है, देवगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद ये प्रवेश करती है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में।
और यदि इसकी लंबाई देखें तो कुल छत्तीसगढ़ में 176 किलोमीटर तक ये बहती है और लास्ट में जांजगीर चांपा जिले में जाकर के वो महानदी में मिल जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यदि प्रवाह क्षेत्र देखें तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में ये प्रवाह होती है यानी कि बहती है। इसके यदि विसर्जन देखें, मैं पहले ही बता चुका, महानदी में जिला जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण के निकट केरा सिलादेही ग्राम के समीप ये जाके महानदी में मिल जाती है। इसको आपको ध्यान रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि आगे जाके कोरबा जिले में इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, आपको पता होगा, हसदो बांगो परियोजना, यमिनी माता परियोजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, 1967 में प्रारंभ किया गया था। और इसमें जो हमारे प्रदेश की सबसे जो ऊंची बांध है, ठीक है, 87 मीटर की, वो भी स्थित है। तो कोरबा जिले के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नदी है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है इससे प्रश्न, ध्यान रखेंगे हसदेव नदी के बारे में। इसमें जलप्रपात भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो नदी है हम लोग देखेंगे। अब ये नदी सोनगंगा प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये नदियाँ अब नीचे की तरफ ना बहते हुए ऊपर की तरफ बहती हैं, क्योंकि चांग भखार जो देवगढ़ की पहाड़ी है इसको सेपरेट कर देती है, इसीलिए जल विभाजन का कार्य करती है, करके हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बनास नदी। यदि बनास नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है, सबसे पहले देख लें कि बनास नदी है कहाँ। ये आप देख पा रहे होंगे बनास नदी, यहाँ ये जहाँ मैंने एरो बना दिया रेड कलर से, ये बनास नदी है। तो बनास नदी का उद्गम माझी टोली की पहाड़ी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। माझी टोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से होता है। यानी कि ये जो नदी है इसका उद्गम एमसीबी से ही होता है। माझी टोली की पहाड़ी एग्जाम में पूछा गया था, आप ध्यान रखेंगे। और ये नदी यहाँ से, यानी कि ये जैसे मैं बना दिया, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है भरतपुर तहसील माझी टोली से यहाँ, और ये ऊपर की तरफ बहते हुए सोन नदी में जाके मिल जाती है, क्योंकि ये सोनगंगा प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। तो जाके सोन नदी में मिलती है। इसका विसर्जन देखें तो आगे लिखा ही हुआ है कि विसर्जन सोन नदी में डेम्भा गांव के निकट तहसील सहोडोल मध्य प्रदेश में जाके वो मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। यदि पश्चिम दिशा में देखें तो थोड़ा सा सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ के साथ, यदि गूगल मैप में आप देखेंगे इस नदी को तो। उसके बाद देखेंगे गोपद नदी। यदि गोपद नदी की बात करें तो एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है, यदि लोकेशन आप देखना चाहें तो ये है गोपद नदी। इसका जो उद्गम होता है वो कोरिया जिले से होता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से नहीं होता है। तो कोरिया जिले में कहाँ से होता है? सोनहट, पठार और जिला कोरिया, कोरिया जिले से इसका उद्गम होता है। और ये नदी भी ऊपर की तरफ बहते हुए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ बहते हुए जाके सोन नदी में ये भी मिल जाती है, इसीलिए सोन गंगा प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। यदि विसर्जन की यदि बात करें तो सोन नदी में जाके मिलती है। मध्य प्रदेश के सीधी, ठीक है, तथा छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के साथ ये सीमा बनाती, थोड़ा सा सीमा बनाती है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा सीमा बनाती है ये। और जो बनास नदी है यहाँ सीमा बनाती है पश्चिम में, ठीक है। हालांकि सीमा के संबंध में एक अलग से, मतलब जो नदी है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, नेउर नदी। ये नेउर नदी का अलग अलग लोकेशन अलग अलग मैप में दिया रहता है, कुछ का लोकेशन दिया रहता है, जैसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ नेउर नदी, और कुछ मैं जो बना दिया हूँ पहले से ये। तो नेउर नदी के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि नेउर नदी जो है इसका उद्गम हुआ है देवगढ़ की पहाड़ी से, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये सीमा बनाती है उत्तर दिशा में। इतना आपको ध्यान रखना है नेउर नदी के बारे में। तो कुल हम 4 नदी इसके अंतर्गत पढ़े, ठीक है। पहला नदी हसदेव नदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद है बनास नदी, फिर गोपद नदी और नेउर नदी। इतने नदियों के बारे में कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जलप्रपात, कौन कौन से नदियों में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जलप्रपात के अंतर्गत अमृत धारा जलप्रपात, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ठीक है। और ये जलप्रपात है हसदेव नदी पर, हसदेव नदी पर यह जलप्रपात बनती है। मैप में देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है अमृत धारा जलप्रपात, और उसका लोकेशन ये है, ठीक है। ये जो लोकेशन, ये जो मैप बनाया हूँ मैं गूगल मैप के थ्रू बनाया हूँ, ठीक है, उटपटांग मैप नहीं है। कई अलग अलग पब्लिकेशन के बुकों में आप देखेंगे कि उटपटांग मैप बना देते हैं, लेकिन मैं ये देख के बनाया हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अमृत धारा जो जलप्रपात है वहाँ यहाँ स्थित है, और अमृत धारा जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थान यदि देखेंगे तो बरसबरपुर के पास है। इसके निकट में तापसी बाबा का एक आश्रम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ
अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो अमृत धारा महोत्सव है उसे किसने प्रारंभ किया था? इसे राजा रामानुज प्रताप सिंह ने चालू करवाया था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में है और कौन से नदी पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है और दूसरा हसदेव नदी पर है। ये दोनों आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला जो जलप्रपात है वो है गावर घाट जलप्रपात। गावर घाट जलप्रपात ये अमृत धारा जलप्रपात के जस्ट ऊपर में है और ये भी हसदेव नदी पर ही है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में इतना ही जानकारी आपको याद रखनी है। तीसरा नंबर याद रखना है रामदा या रामदाह जलप्रपात। ये जलप्रपात बनास नदी पर है। यदि इसका लोकेशन देखेंगे तो यहाँ है, हल्का सा ये रामदा जलप्रपात लिखा हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे अकुरी नाला जलप्रपात। ये भी महत्वपूर्ण है। अकुरी नाला जलप्रपात जो है ये जब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नहीं बना था तब ये कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में ये मतलब जो अकुरी नाला जलप्रपात है ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैप में। और ये अकुरी नाला पर ही स्थित है। हालांकि यहाँ गलती से अपुरी नाला लिखा गया, अकुरी नाला कर लेंगे उसको। और यहाँ आपको ये जानना है कि यहाँ दिन भर ठंडे पानी की फुहारा उड़ने के कारण इसे कोरिया जिले का प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहा जाता है। हालांकि जब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नहीं बना था तो ये कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। अब ये एमसीबी के अंतर्गत आता है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि कौन से जिले का एयर कंडीशन है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में ये हो सकता है एमसीबी जिले का इसको एयर कंडीशनर कहा दिया जाए, ठीक है, एग्जाम में। हालांकि इसको कोरिया जिले का एयर कंडीशनर कहा जाता था, ठीक है। जैसा कि नीचे में लिखा भी हुआ है कि वर्तमान में यह बंसीपुर गांव के निकट मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इतने जलप्रपात के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो अमृत धारा जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, हसदेव नदी। गावरघाट जलप्रपात हसदेव नदी बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद अकुरी नाला जलप्रपात और उसके बाद है एक रामदा जलप्रपात। इन चारों ही जलप्रपातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ें ऐतिहासिक विवरण। तो ऐतिहासिक विवरण के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ जानना है कि यहाँ एक रियासत थी, वर्तमान में तो नहीं है, ठीक है। तो चांग बकार रियासत या भरतपुर रियासत, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रियासत हुए, उनमें से एक महत्वपूर्ण रियासत थी। कौन सा? चांग बकार या भरतपुर रियासत, जिसके संस्थापक थे जगजीत सिंह और इनकी जो राजधानी थी वो भरतपुर, जैसे कि भरतपुर जनकपुर का क्षेत्र है वहीं था इनकी राजधानी। वंश देखें तो ये चौहान क्षत्रिय वंश के थे। 1818 में भोसलों ने इस रियासत को अंग्रेजों को दे दिया, इतना ही याद रखना है आपको। 1905 में बंगाल से मध्य प्रांत में शामिल किया गया, इसको बंगाल में था, इसको मध्य प्रांत में शामिल किया गया। और इस वंश के शासक कृष्ण प्रताप सिंह ने 3 दिसंबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे इसका विलय भारत संघ में हो गया, ठीक है। संविधान में आप लोग पढ़ते होंगे। तो इतने आंकड़े आपको इसमें याद रखने हैं बस, कि चांग बकार मतलब ये जो भरतपुर रियासत है एक, और इस वंश के जो शासक हैं वो कौन से थे? चौहान क्षत्रिय वंश के थे। और कृष्ण प्रताप सिंह ने मतलब विलय पत्र में हस्ताक्षर करके इसको भारत संघ में मिला दिया। उसके बाद पुरातात्विक स्थल की बात करें तो पुरातात्विक स्थल में बहुत ही महत्वपूर्ण 3 स्थल हैं जिसके बारे में आपको जानना है। पहला तो है कोटाडोल, ठीक है। कोटाडोल आपको पता ही होगा, एक तहसील भी है, यहाँ लोकेशन में आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो कोटाडोल है अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से मौर्यकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और मौर्यकालीन मूर्तियाँ कहने का मतलब है कि सम्राट जो अशोक हैं उससे संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसलिए यहाँ जो ये जो जगह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आप स्पेशली याद रखेंगे कि जो कोटाडोल जगह है वहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं और ख़ास करके सम्राट अशोक से संबंधित, इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बनास व गोपद नदी के तट पर स्थित स्थल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो ऐतिहासिक स्थल देखेंगे वो है मरीन फॉसिल्स पार्क। और ये जो मरीन फॉसिल्स पार्क क्या है? मरीन फॉसिल्स पार्क बोलने का मतलब है कि इस स्थान से समुद्री अवशेष मिले हैं। और अभी के समुद्री अवशेष नहीं है, आप समझ सकते हैं समुद्री अवशेष मतलब जिस समय समुद्र यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो समुद्री अवशेष कहाँ से मिला है? वो जगह है मनेंद्रगढ़ के पास, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, लोकेशन में बता रहा हूँ। ये मनेंद्रगढ़ के पास मैप में मरीन फॉसिल्स पार्क लिखा हुआ है और लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और 28 करोड़ वर्ष
प्राचीन यहाँ से समुद्री साक्ष्य मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, बनास हसदेव नदी के तट पर स्थित है और साथ में मनेंद्रगढ़ के पास है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, 28 करोड़ वर्ष पुराना है, ये समुद्री साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो एग्जाम में पूछा भी गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हम मनेंद्रगढ़ के निकट हसदेव नदी के पास स्थित है। यहाँ से समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, अलग अलग जीव हैं जिनके अवशेष मिले हैं, ठीक है। उटपटांग टाइप के नाम है, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। यदि उसका नाम भी याद रखना है कि कौन कौन से जो जीव हैं जिनके अवशेष मिले हैं, तो आप चाहें तो दृष्टि का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ दिया गया है, डिटेल में 4-5 नाम है, उसको याद कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई काम का नहीं है, तो आप उसको याद ना रखें, इतने ही चीज़ आप भी याद रखेंगे। मनेंद्रगढ़ में छत्तीसगढ़ का पहला ये जो समुद्री फॉसिल्स पार्क स्थापित किया जाएगा, इसको भी याद रखना है। यहाँ पार्क स्थापित किया जा रहा है, समुद्री फॉसिल्स पार्क। और इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको किस ग्रुप में शामिल किया गया, ये एग्जाम में पूछा गया था। फॉसिल्स को गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क यहाँ स्थापित किया जा रहा है। इतने आंकड़े आपको यहाँ याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं मुरेरगढ़। मुरेरगढ़ के बारे में हमको ये जानना है कि यहाँ पर किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुरेरगढ़ का यदि लोकेशन देखें तो ये कोटाडेल के ऊपर इस आसपास में है मुरेरगढ़, ठीक है। आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो मुरेरगढ़ है, यहाँ से किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक राजा है जहाँ जिसने ऐसी मान्यता है कि ये किला बनवाया था, राजा बुलंद शाह, कहीं कहीं कलंद शाह भी लिखा रहता है। और ऐसी मान्यता है कि इसका जो निर्माण है 2री शताब्दी में किया गया था। वर्तमान में ये एक हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल के रूप में भी है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मुरेरगढ़ कहाँ स्थित है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद प्रमुख चर्चित स्थल आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ हैं, जैसे सीतामढ़ी हर चौका है। तो सीतामढ़ी हर चौका क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम वन गमन पथ परियोजना यहाँ चल रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो कुल वर्तमान में 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है छत्तीसगढ़ में, जहाँ से होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के समय गुजरे थे। और वर्तमान में 9 स्थल ऐसे हैं जिनको शुरू में विकसित किया जा रहा है पर्यटन स्थल के रूप में। उनमें से एक स्थान है सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी जो हर चौका है, ऐसी मान्यता है कि ये रामायणकालीन स्थल है। और हर चौका का मतलब होता है रसोई घर। तो माता सीता कुछ समय यहाँ खाना बनाई होंगी या उनका रसोई घर रहा होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे कि राम वन गमन पथ का ये प्रथम स्थल है जिसे विकसित किया जा रहा है, 9 में से एक है। हालांकि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत कुछ ऐसे 5 स्थल हैं जिनको सम्मिलित किए हैं, राम वन गमन ये पथ जो परियोजना है उसके अंतर्गत। लेकिन शुरू में अभी तो मान के चलिए कि सीतामढ़ी हर चौका जो है या सीतामढ़ी जो जगह है उसको सम्मिलित किया गया है 9 स्थानों में से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यह एक रामायणकालीन स्थल है, सीता माता का रसोई घर था। ऐसी मान्यता है कि सीता माता द्वारा यहाँ खाना बनाया जाता था। राम वन गमन पथ परियोजना का प्रथम स्थल है। यही स्थल पवई नदी के तट पर स्थित है। छोटी सी कोई नदी है पवई नदी, जिसके तट पर ये स्थित है, सीतामढ़ी हर चौका, इसको आप ध्यान रखेंगे। सीतामढ़ी गुफा राम वन गमन पथ के अंतर्गत एक और स्थान है, ठीक है। सीतामढ़ी घाघरा, ये सीतामढ़ी घाघरा ग्राम, तो उसके अंतर्गत ये उसके पास में सीतामढ़ी गुफा स्थित है, ठीक है। वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता कुछ समय यहाँ के लिए रुके थे, कुछ समय के लिए, तो इसलिए ये जगह महत्वपूर्ण है। तो इतने आंकड़ों को कम से कम आप मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत याद रखना ही है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये जो आंकड़े हैं कई बार एग्जाम में आप देख रहे हैं कि पूछा गया है, इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे आंकड़े और भी हैं जिनके बारे में जानने की आवश्यकता है, लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे उसके बाद ये सभी आंकड़े जो हैं अपडेट हो जाएंगे, आपको याद आ जाएगा फिर से। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोरिया ज़िले के बारे में, ठीक है, क्योंकि जस्ट बाजू में है कोरिया ज़िला। और ऐसे करते करते क्रम से सभी ज़िलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो बेशक आप इसको लाइक कर सकते हैं और कुछ कमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि किस प्रकार से और हम आसान तरीके से इसको पढ़ पाएँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।